मैं रामपुर की धरती को नमन करता हूं, जहां के हस्तशिल्पियों ने अपने पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क का कमाल पूरी दुनिया के अंदर करके रामपुर को एक पहचान दिलाई। भाइयों बहनों, धातु के तारों व रंगीन पत्थर को पिरोकर यहां का कारीगर कपड़ों पर आकर्षक कढ़ाई करते हैं और अब रामपुर की इस पहचान को सरकार ने वैश्विक मंच पर भी पहुंचाने का काम किया है। मैं इन सभी हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज विश्व योग दिवस भी है। योग भारत के ऋषि मुनियों की परंपरा का एक प्रसाद है, एक उपहार है। भारत की विरासत हम सबको प्रदान करने का एक अमूल्य धरोहर, और रामपुर की भी अपनी धरोहर रही है। कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ दिया था, लेकिन विरासत का संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहा है कि हम धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे, धरोहर के साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, और व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो और कितने भी बड़े गरूर में क्यों न हो, अगर वह धरोहरों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता जनार्दन की अदालत उसको स्वयं सबक सिखाने का काम भी करेगी। रामपुर की पहचान को कुछ लोगों ने नष्ट और दुरुपयोग करने का प्रयास किया, यही अंतर है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे, जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को तो दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहां की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहाँ के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया गया। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, भाइयों बहनों, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन किया, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और
कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? वाह भाई, सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। पैसा तो नहीं लगा? ओलख जी ने पैसा वगैरह तो नहीं मांगा इसके नाम पर? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने ओलख जी को यहां से चुनाव जिता करके भेजा। ओलख जी पता नहीं क्या कारनामा करते हैं कि जब भी मैं चुनाव के दौरान आने का प्रयास करता हूं तो उस दिन में बारिश बुला लेते हैं। आपको याद होगा, मुझे आना था, मैं एयरपोर्ट पर 3 घंटे इंतजार करता रहा, अब मौसम ठीक होगा, तब मौसम ठीक होगा। लेकिन जब मौसम ठीक नहीं हो पाया तो फिर मैंने वर्चुअली यहाँ की सभा को संबोधित किया था। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ओलख जी को भारी मतों से यहाँ से चुनाव जिता कर भेजा और आज फिर से सरकार में रह करके यहाँ के विकास के बारे में चिंता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये रामपुर का चाकू का कमाल है कि वैक्सीन फ्री में मिल रहा है, लेकिन अच्छे हाथों में जब आ जाता है, गरीबों को राशन भी फ्री में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने कोई भेदभाव तो नहीं किया है ना? हमने जाति नहीं पूछी ना किसी की, मत और मजहब भी नहीं पूछा ना किसी का। अरे गरीब तो गरीब है, उस हर गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। और यही तो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुख्यमंत्री आवास पर दंगाइयों को आमंत्रित किया जाता था और अब मुख्यमंत्री आवास पे गुरुबाणी का पाठ होता है। फर्क साफ है ना? गुरुबाणी का पाठ होता है। और यही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी भी मुख्यमंत्री आवास पर सीधे पहुंचती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझा जब मुझे गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पे रख करके दरबार में सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के नाम पर बाल दिवस की स्थापना होनी चाहिए। पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर हुआ और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि स्मृति में प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा भी पूरे देश के लिए की है, पूरे देश के लिए की है। पहले मुख्यमंत्री आवास में सपा की सरकार के समय पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को बुलाया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। आज गुरुबाणी का पाठ हो रहा है, मेधावी छात्रों का सम्मान होता है। और यही नहीं, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की स्मृति में वहां पर बाल दिवस आयोजित करने के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही फर्क साफ है और इसी फर्क साफ है। यही एहसास कराने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, आवास नहीं मिलते थे, राशन नहीं मिलता था, विद्युत का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीबों की जमीनों पर जरूर कब्जा हो जाता था। भाइयों बहनों, आज राशन फ्री, आवास फ्री, विद्युत कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और अब तो हम लोग हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहे हैं। पता नहीं सरदार बलदेव सिंह ओलख जी क्यों यहां पर संकोच कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं की मांग पर बिलासपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण की योजना को भी सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और एक बार के बजट में व्यवस्था की है हम लोगों ने। उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था भी की है कि कार्य अब आगे बढ़ना चाहिए। पता नहीं समय के काम वो नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर पाए,
लेकिन हम लोग पहले इसकी बजट की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए मैंने वित्त मंत्री को स्वयं यहां भेजा था। वित्त मंत्री जी स्वयं यहां जाकर के घनश्याम सिंह लोधी जी की सभा का संचालन भी करेंगे और बिलासपुर की, स्वार की और वहां की रामपुर से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे। भाइयों बहनों, हम लोग समस्या नहीं पैदा करते, हम समस्या का समाधान करते हैं। आज वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान हो रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज प्रातः 7 बजे मैसूर के ऐतिहासिक राज दरबार से योग दिवस का संबोधन पूरे देश को और दुनिया को करना प्रारंभ किया, पूरी दुनिया के 200 से अधिक देश भारत के साथ झूमते हुए दिखाई दिए और भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दिया है। यह है मोदी जी के नेतृत्व का कमाल। वैश्विक मंच पर भारत की विरासत को सम्मान मिलना भारत की 135 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। लेकिन कुछ लोगों की, यानी जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फ्री में उपचार किया, अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते कि फ्री में उपचार कराया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग भारत माता को सम्मान नहीं दे सकते, जिन लोगों के मन में विकास और राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं, जो लोग गुरु परंपरा को सम्मान नहीं दे सकते, जो भारत की विरासत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वही लोग आज इस प्रकार का आचरण भी कर रहे हैं। यानी ऐसी दिखासा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ अन्याय हो। अन्याय तब नहीं हुआ था जब वाल्मीकि समुदाय के लोग उजाड़े जा रहे थे। अन्याय तब नहीं हुआ जब रामपुर राज परिवार के द्वारा, नवाब परिवार के द्वारा बनाई गई विरासत को उजाड़ने का प्रयास हो रहा था। रजा लाइब्रेरी के अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। अन्याय तब नहीं हुआ जब यहाँ के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे थे, यहाँ के बाप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहां पर शोषण का और माफिया और गुंडों का, पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, दंगाइयों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण किया जा रहा था। वो अन्याय नहीं था उनके हिस्से। उनके लिए अन्याय यह है कि अगर किसी पेशेवर, माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें ये अन्याय दिखता है। नजरिया अलग अलग होता है। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके वो नाक मुंह सिकोड़ देंगे, कह रहे इनसे तो भगवान भाई। हमारी माताओं ने इस बार विधानसभा के चुनाव में जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो किसी जाति की, किसी मत, किसी मजहब की रही हो, सबने दिया, सबने दिया अपना आशीर्वाद। और इसलिए दिया क्योंकि माताओं की रक्षा के लिए सरकार के जो कदम थे, जो ठोस और मजबूत कदम उठाए गए थे, ये मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई को
मातृशक्ति ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा हर हाल में डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश में रहनी चाहिए, और उन्होंने भरपूर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया। और आज इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। उनके सामने महिला सुरक्षा इस समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं था। क्या बोलते थे यही लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? यही लोग क्या कहते थे? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ये लोग माता और बहनों का अपमान करते थे। यही लोग उस समय किस प्रकार की टिप्पणी करते थे? किसी दुराचारी दुष्कर्मी के लिए किस प्रकार की सहानुभूति निकलती थी इनके मुंह से? अरे लड़के हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन के मुंह से निकलता है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो अगर गरीब की संपत्ति पर कब्जा करोगे, कमजोरों को तबाह करोगे और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो बच नहीं पाओगे। यूपी की धरती पे फिर कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, ठिकाना ठिकाना नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की धरती इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। हमारा सिख नौजवान उसे बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज तो कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। 5 लाख सरकारी नौकरी दी है पिछले 5 वर्ष के दौरान, और जिस दिन 100 दिन पूरे होंगे उससे पहले 10,000 और नौकरी लेकर के हम लोग आ रहे हैं। 10,000 नौजवानों की नौकरी और यानी 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देंगे सरकारी नौकरियों की। विज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूं, नियुक्ति पत्र की बात कर रहा हूं। नियुक्ति पत्र सीधे लो, पकड़ो, अब जाओ अपनी सर्विस ज्वाइन करो। यह है सरकार की। 1,61 लाख नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार दिया, और 60 लाख परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को, उद्यमियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का काम भी किया। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े हमारे नहीं हैं। आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब आती है और तमाम एजेंसियां, निष्पक्ष एजेंसियां इस क्षेत्र में कार्य करती हैं, वे भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस दिशा में परिवर्तन हुआ है। लेकिन विपक्ष का काम ये केवल बांटना है, खिलवाड़ करना है। ये किसी गरीब का हित नहीं चाहते, नौजवान का जीवन उन्नत हो, उज्जवल हो, ये नहीं चाहते। बहन बेटियां सुरक्षित हो, वे नहीं चाहते। किसान खुशहाल हो, वे नहीं चाहते। अगर चाहते तो उनको भी मौका मिला था, वे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समय में ऐसा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, होने भी नहीं देंगे। और इसीलिए तो जनता ने भी ठाना है कि डबल इंजन की सरकार को हर हाल में रखना है, और डबल इंजन की सरकार ही कार्य करेगी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्तमान में एक नई योजना लेकर के आए हैं। आप देखना कितने अच्छे परिणाम आएंगे। दुनिया के हर विकसित देश पहले इसका अनुसरण कर चुके हैं। अग्निपथ की योजना 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को एक साथ अगले 1.5 वर्ष के अंदर मिलिट्री में जाने का अवसर प्राप्त होगा, और 4 वर्ष के बाद उनके पास ऑप्शन होगा। 25% नौजवान जो मिलिट्री के कार्यक्रम के साथ आगे जुड़ना चाहेंगे उन्हें वहां मौका मिलेगा। बाकी नौजवानों को सीएपीएफ में, असम राइफल में, और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और उत्तर प्रदेश की अन्य सेवाओं में भी उन्हें प्राथमिकता देंगे।
हमारा जब 21 से लेकर 23 साल का नौजवान होगा भाइयों बहनों, उसके पास ट्रेनिंग होगी, एक अनुभव होगा और उसके हाथ में एक पूंजी होगी, एक हाथ में पूंजी भी होगी। वह चाहे तो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे राज्य सरकार की नौकरी में जा सकता है और वह चाहे तो किसी भी सेवा में उसके लिए रास्ते, ढेर सारे रास्ते खुले होंगे। ट्रेनिंग एक, लेकिन 4 साल के बाद रास्ते अनेक होंगे उसे अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। लेकिन विपक्ष इसके नाम पर भी गुमराह करने का काम कर रहा है। उनके पास कोई कार्य नहीं है, वे केवल गुमराह करने में विश्वास रखते हैं, गुमराह करते हैं। उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती, विपक्ष के लिए विकास कोई मायने नहीं रखता, गरीब कल्याण कोई मायने नहीं रखता, किसानों का उन्नयन कोई मायने नहीं रखता, महिलाओं की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखता, नौजवानों का रोजगार कोई मायने नहीं रखता। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार वर्तमान में कर रही है। टैबलेट और उत्तर प्रदेश का नौजवान भी स्मार्ट बनेगा। हम टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं, लगभग 17 लाख नौजवानों तक अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन हम वितरित कर चुके हैं। और जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैसे वैसे हम वितरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हर नौजवान के हाथ पे कार्य हो, हर परिवार का एक नौजवान रोजगार के साथ जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कार्य हम परिवार कल्याण का कार्ड तैयार कर रहे हैं, हर परिवार को एक कार्ड देंगे। अगर उस सरकार का कोई व्यक्ति रोजगार में नहीं, नौकरी में नहीं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेके उसको किसी न किसी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ेगी। बड़े कार्यक्रम कार्य बढ़ाने का कार्य, लेकिन विपक्ष को यह अच्छा नहीं लगता और इसीलिए आज मैं रामपुर में आया हूं। आपको तय करना है रामपुर के चाकू को किसके हाथ में देना है। रामपुर का चाकू सज्जन लोगों के हाथों में आएगा तो रक्षा करेगा और दुर्जन लोगों के हाथों में जाएगा तो फिर डकैती डालने का काम करेगा। यही होता था ना, गरीबों की जमीनों पर, वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर, सिखों की जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर, यहां के गरीबों की जमीनों पर। उस रामपुर में उजाड़े जा रहे थे, गरीब उजाड़े जा रहे थे। गरीब में मुसलमान भी था, दलित भी था, पिछड़ा भी था, सिख भी था, ये सभी लोग उजाड़े जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं भाई, उजड़ने नहीं देंगे, हम तो बसाने के लिए आए हैं। उजड़ने वाले को जरूर सबक सिखाएंगे, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया होगा तो जरूर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और आज कानून अपना काम भी कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, श्री घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके इस उपचुनाव में आपके पास भेजा। श्री घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरूप एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम करेंगे, एक सेवक के रूप में काम करेंगे। यहां पे कोई राजा नहीं है, हम सब सेवा के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमने कोई से अपनी जागीर नहीं मानी है, हम विरासत का सम्मान करेंगे, लेकिन सेवक के रूप में काम भी करेंगे। और सेवक के रूप में कार्य करते हुए हम सब आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहे हैं। श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को, घनश्याम सिंह लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। भाइयों बहनों, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी का नामांकन अंतिम दिन हुआ है और उनको कम समय मिला होगा आने में। 5 विधानसभा क्षेत्र कवर करना है, घर घर गांव गांव जाना कठिन होगा। आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सब घनश्याम सिंह लोधी बनकर के घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग तैयार हैं? घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? अभी से जितने लोग हैं 5-5 घर को
सिंह लोधी भारी मतों से विजयी बनकर के यहां से जाएंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। एक ही करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि कमल चुनाव चिन्ह पर 23 जून को श्री घनश्याम सिंह लोधी को भारी मतों से विजयी बनाने के खिलाफ सबसे करते हुए मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता